डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को लेकर के, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया ट्रांसक्रिप्शंस का बैकग्राउंड क्या है, ट्रांसक्रिप्शंस बेसिकली है क्या, कैसे वो यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में चीज़ें हो रही हैं, एज वेल एज रेप्लिकेशंस की प्रोसेस से कैसे ट्रांसक्रिप्शन सिमिलरिटी शो करता है एज वेल एज डिफरेंसेस शो करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को डील किया और देखा कि क्या क्या प्रोसीजर हो रहे हैं, कौन कौन से एंजाइम्स या फैक्टर्स आकर के ट्रांसक्रिप्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके से उसका मैकेनिज्म है, इनिशिएशन और एलोंगेशन एंड टर्मिनेशंस में क्या चीज़ें हो रही हैं। टर्मिनेशंस के लिए आपको दो मेथड बताए गए, दो उसकी थ्योरी बताई गई कि किस तरीके से होता है। इसके साथ साथ में हमने कल के क्लास के लास्ट में यूकेरियोट्स में भी ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया था, देख लिया था कि कैसे ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में और यूकेरियोट्स में बेसिक जो डिफरेंसेस है वो क्या है। लाइक एज आपको आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में बताया था कि किस तरीके से यूकेरियोटिक के केसेस में आरएनए प्रोसेसिंग होती है, जबकि वहाँ पे प्रोकैरियोटिक केस में नहीं होता है। सो बेसिकली आज की क्लास कंटिन्यू होगी हमारी यूकेरियोटिक की प्रोसेस को लेकर के। डील करेंगे हम लोग जो इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से आपने प्रोकैरियोट में पढ़ा वैसे ही आपको यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा। इसके साथ साथ में जो आरएनए प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको कैपिंग, टेलिंग और इंट्रॉन स्प्लाइसिंग पढ़ना है, ये सारा सब कुछ हमारा कंप्लीट होगा। तो आज की क्लास ट्रांसक्रिप्शंस को लेकर के आखिरी क्लास होगी। इस क्लास के ख़त्म हो जाने के बाद आपका ट्रांसक्रिप्शंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, एज वेल एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसे आप आरएनए प्रोसेसिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि आपको 3 प्रोसेस पढ़ना है, वो भी हमारा क्या होगा, कवर हो जाएगा। सो एक बार पहले रिकॉल कर देते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डील कर लिया था यूकेरियोटिक केसेस के लिए। तो हमने यूकेरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में ये सारे फैक्ट्स आपको दे दिए थे, पीडीएफ भी आपको उसका मिल गया था, और इसके बारे में समझा भी दिया था कि कैसे ट्रांसक्रिप्शंस यूकेरियोटिक के केस में इनिशिएशंस की जो प्रोसेस होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स के। तो प्रोकैरियोटिक कंपेरेटिवली यूकेरियोटिक्स में ट्रांसक्रिप्शंस का, इनिशिएशंस का स्टेप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर के प्रोसेस क्या होती है आपकी, स्टार्ट होती है इनिशिएशन की। तो इन फैक्टर्स के बारे में भी कल आपको बता दिया था, पीआईसी किस तरीके से बनता है, कौन कौन से फैक्टर किस सीक्वेंस में, ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं या रिक्विट होते हैं, जिससे कि इनिशिएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। साथ साथ आपको ये भी बता दिया था कि हाँ, कैसे जो ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं उनका क्या मीन होता है, इसको रेगुलेट करते हैं। आपने इस वाले पेज को भी देख लिया था कि जो अलग अलग फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शंस फैक्टर सेकेंड जो कि यूकेरियोटिक केसेस में लग रहे हैं, वो कैसे और उनका क्या रोल होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। समवन वांट्स टू ज्वाइन द क्लास, मिस्टर अमित कुमार। ओके, सो ये वाली पीडीएफ यहाँ तक का क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर आपको सीक्वेंस भी एक बताया था कि हाँ, किस ऑर्डर में ये डिफरेंट डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं, जिसको कि आप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड मीन्स, ये एमआरएनए की बात हो रही है। सेकेंड का मतलब एमआरएनए की बात हो रही है। आपने पढ़ा कि यूकेरियोटिक के केसेस में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स में होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और इन तीनों से अलग अलग क्लास ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो जो कि मेन एमआरएनए होता है, जिसके पास कोडॉन है, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन है जिससे कि प्रोटीन बनेंगे। दैट्स वाई मेन जो ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में आपको पढ़ना होता है वो एमआरएनए के लिए मीन्स डीएन आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए। दैट्स वाई यहाँ पर आप देखिए कि आपको सारे फैक्टर्स में टीएफ सेकेंड के नाम से लिख रखा है। तो टीएफ का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और सेकेंड का मतलब दैट इज आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स के फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ लिया था। ये ऑर्डर का आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था डैफ रे याद करने के लिए, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि हाँ, किस ऑर्डर में या किस सीक्वेंस में ये डिफरेंट क्लास ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इन यूकेरियोटिक सेल्स में। सो बेसिक जो आइडियाज़ था, जो कॉन्सेप्ट था, वो आपको पहले ही बता दिया था कि अप स्ट्रीम और माइनस साइन का क्या मतलब होता है, डाउन स्ट्रीम और प्लस साइन का क्या मतलब होता है, किस तरीके से प्रमोटर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो रेगुलेट करते हैं उस डीएनए के सीक्वेंसेस को एक्सप्रेस होने मीन्स एमआरएनए बनाने के लिए। ये सब कुछ जो कॉन्सेप्ट है आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो अब आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यूकेरियोटिक के केसेस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए सर्टेन कॉन्सेप्ट हैं, लाइक एज इन्हांसर है, लाइक एज आपका साइलेंसर है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं और ट्रांसक्रिप्शंस की प्रोसेस को अप या डाउन कंट्रोल करेंगे। मतलब ज़रूरत पड़ने पर उस ट्रांसक्रिप्शन, उस पर्टिकुलर जीन की एक्सप्रेशन की रेट को क्या करेंगे, इन्हांस करेंगे मीन्स बढ़ाएंगे,
और ज़रूरत ना होने पर उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करते हैं, सप्रेस करने का भी क्या करेंगे, काम करेंगे। सो उसी सीक्वेंस में इन्हांसर भी बेसिकली एक पॉजिटिव कंट्रोल करने वाला क्या है, फैक्टर है, किसको, ट्रांसक्रिप्शंस को। पॉजिटिव कंट्रोल करने का मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है उसको पॉजिटिव वे में क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, मीन्स इन्हांस करेगा। नाम से ही समझ में आ रहा है इन्हांसर है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा जाता है कि इन्हांसर क्या है, कोई प्रोटीन है, कोई फैक्टर है, डीएनए का सीक्वेंस है। सो बेसिकली इट्स अ डीएनए सीक्वेंस। कहाँ पाया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका ये डीएनए है और डीएनए का ये स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट के हमेशा अपस्ट्रीम रीजन पे क्या होगा, ये पाया जाएगा काफ़ी दूर। मतलब जो प्रमोटर सीक्वेंसेस होंगे, प्रमोटर के बाद आपको ये देखने को मिलेगा इन्हांसर का ऑर्डर। और ये इन्हांसर जो डीएनए सीक्वेंसेस है, ये यहाँ से रेगुलेट करता है। मतलब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, दैट इज रेगुलेट करता है। तो इन्हांसर एक डीएनए का सीक्वेंस है जो कि किसी एक स्पेसिफिक जीन के ट्रांसक्रिप्शन लेवल को कंट्रोल करता है पॉजिटिव वे में, मीन्स इन्हांस करने का काम करेगा। मतलब जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगी उससे क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। सो इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन लेवल इंडिपेंडेंटली ऑफ ओरिएंटेशन। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सिस ओरिएंटेशन में है या ट्रांस ओरिएंटेशन में है। ओरिएंटेशन कुछ भी हो, लेकिन इसका बेसिकली काम यही होता है कि जो भी ट्रांसक्रिप्शंस हो रहा है उस पर्टिकुलर जीन का, उस पर्टिकुलर जीन के ट्रांसक्रिप्शंस के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है। ये तीसरा जो लाइन है, दैट इज इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन लेवल इंडिपेंडेंटली ऑफ ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एमसीक्यूज के ऑप्शन से बन करके आया हुआ है कि क्या ये ओरिएंटेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करता है या ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं कि ओरिएंटेशन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। मान लीजिए कि बेसिकली आपका ये पूरा एक ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट है जो कि स्ट्रक्चरल जीन को ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और इसी डीएनए के अपस्ट्रीम रीजन पे प्रमोटर से कहीं दूर आपका क्या है, मान लीजिए आपका क्या है, दैट इज द इन्हांसर का ये सीक्वेंस है। तो ओरिएंटेशन का मतलब ये हुआ, सपोज आपका कोई एक एक डीएनए के स्टैंड की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मान लीजिए कि इस डीएनए का स्टैंड का के पे ट्रांसक्रिप्शन अगर हो रहा है और इन्हांसर जो सीक्वेंसेस है, मान लीजिए यहाँ ये वाला पूरा सीक्वेंस है, ये दोनों डीएनए के स्टैंड होंगे। इस बात जैसे अगर सेम डीएनए के स्टैंड पे होगा तो उसे सिस कॉन्फ़िगरेशन में बोलते हैं या ओरिएंटेशन में। और अगर ये सीक्वेंस अगर आपका यहाँ पे ऊपर वाले पे होगा, ट्रांसक्रिप्शन नीचे वाले पे हो रहा है, उसे ट्रांस ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ट्रांस और सिस ये दो ओरिएंटेशन है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ सीक्वेंसेस कंपेरेटिव टू द ट्रांसक्रिप्शन वाले जो टेम्पलेट्स डीएनए हैं। तो टेम्पलेट डीएनए पे जैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए पे आपका क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। उसी सेम डीएनए के सीक्वेंसेस, सेम डीएनए के स्टैंड पे अगर वो सीक्वेंस पाया जाएगा जो कि कंट्रोल कर रहा है, उसे आप सिस बोलते हैं। और अगर उसके जस्ट अपोजिट मीन्स 5 प्राइम वाले स्टैंड पे होगा, उसे आप बोलते हैं ट्रांस। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिस ओरिएंटेशन में है या ट्रांस ओरिएंटेशन में है, काम उसका वही है, दैट इज़ इंक्रीज़ करने का। दैट मीन्स कि वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को इंक्रीज़ करने का क्या करेगा, काम करेगा। ये सवाल आपसे ऑप्शन से बन करके आया हुआ है कि ये इंडिपेंडेंट मैनर में काम करता है या डिपेंडेंट मैनर में। तो इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि ये ज़्यादा बेहतर है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीन का लोकेशन ट्रांस है या सिस है, अपना काम वो आसानी से करेगा। दैट मीन्स इन्हांस करेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, राइट। तो इन्हांसर क्या है, एक डीएनए का सीक्वेंस है। कहाँ पाया जाएगा, अपस्ट्रीम में। करता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को इंक्रीज करने का काम करेगा, राइट। तो अगर ये 3-4 इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है इन्हांसर के बारे में, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन, अगर इसके रिगार्डिंग में कोई सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अपने माइंड में इन्हांसर के लिए रखना है वो ये कि बेसिकली ये एक पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट है या डीएनए का सीक्वेंस है। पॉजिटिव रेगुलेटरी का मतलब ये हुआ कि जो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को हमेशा अप रेगुलेट करेगा, मतलब उसको बढ़ाएगा। दूसरा, ये एक अपस्ट्रीम पे पाया जाने वाला डीएनए का सीक्वेंस है जो कि ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट मैनर में क्या करता है, काम करता है। इतनी पॉइंट अगर आप इन्हांसर के बारे में याद रखते हैं और समझ लेते हैं तो फिर आपका समझ बन जाएगा, तो आपको सवाल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आसानी से क्वेश्चंस को क्या करेंगे, निकाल पाएंगे। इंसुलेटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि दो कोई चीज़ के बीच में वो एक ब्रेक करने का काम करेगा, मतलब उसको आगे प्रोसीड नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एक्टिविटी ऑफ इन्हांसर। मतलब अगर इन्हांसर और
इस तरीके से इंसुलेटर को अगर हम लोग समझे तो मान लीजिए अगर आपका ये एक बॉक्स किसका है, इन्हांसर का है, और यहाँ पे मान लीजिए ये किसका है, दैट इज द इंसुलेटर का है, और ये आपकी कोई जीन है जो कि स्ट्रक्चरल जीन है आपकी, राइट। तो अभी तक ये क्या क्या काम कर रहा था, ये इन्हांसर का सीक्वेंस जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, मतलब ये एमआरएनए जो आपका यहाँ पे बन रहा है इसकी रेट को क्या कर रहा था, इंक्रीज करने का काम कर रहा था। अब ये इंसुलेटर अगर यहाँ बीच में आ जाएगा तो इस इंसुलेटर की वजह से इस इन्हांसर का जो इम्पैक्ट स्ट्रक्चरल जीन पे पड़ रहा था टू एक्सप्रेस द जीन, उसको उसके एक्सप्रेशंस को बढ़ाने के लिए उस एक्टिविटी में या उस रेट में क्या करेगा, एक तरीके से ये रुकावट क्रिएट करेगा, दैट मीन्स इंसुलेट करेगा। जैसे इंसुलेटर जो होते हैं करंट के फ्लो को ब्लॉक करते हैं, वैसे ही इन्हांसर का जो इम्पैक्ट होगा स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन पे, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या करेगा, ये काम करेगा इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या काम करेगा, इन्हांसर के एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल का मतलब यहाँ पे यही है कि वो उसको उसकी रेट को या उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेगा, मतलब रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। तो अगर इंसुलेटर नहीं है तो इन्हांसर ज़्यादा बेहतर से काम करेगा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन अच्छे तरीके से होगी, रेट उसका ज़्यादा होगा। और अगर इंसुलेटर वहाँ पे बीच में लग जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो पूरी तरीके से सीज हो जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था वो बंद ही हो जाएगा, और या तो अगर होगा तो उसकी रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फिगर जो है आपको समझने में हेल्प करेगा कि बेसिकली ये इन्हांसर का सीक्वेंस है और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का प्रमोटर का सीक्वेंस है। तो इन्हांसर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ऑन हो जा रही है और उसका रेट क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो जा रहा है। जबकि बीच में ये अगर इंसुलेटर का कोई मॉलिक्यूल आ गया या इंसुलेटर अगर आ गया तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाने का मतलब बंद हो जाना, या तो फिर इसकी रेट क्या होगी, आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इंसुलेटर और इन्हेंसर इन दोनों का क्या रोल है ये आपको समझ में आ गया। तीसरा एक फैक्टर और भी आता है, दैट इज साइलेंसर, जो कि रिड्यूस करता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल को। तो इंसुलेटर और साइलेंसर ये दोनों समटाइम्स मिमिक करते हैं अपने फंक्शंस में। इनका काम बेसिकली यही होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस हो रही होती है उसको कम कर देते हैं। मे बी इंसुलेटर पूरी तरीके से क्या करेगा, आपको मतलब उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को ऑफ कर सकता है, साइलेंसर क्या करेगा, सिर्फ लेवल को कम करेगा। तो इसमें और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि इंसुलेटर का इम्पैक्ट दोनों तरीके से पड़ सकता है, पूरी तरीके से फुल्ली ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ऑफ हो जाए या ट्रांसक्रिप्शन का रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। जबकि साइलेंसर क्या होगा, ऑफ नहीं कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ लेवल को क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसकी ज़रूरत आपके सेल्स में पड़ती रहती है। जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कि आपको अचानक से आपकी बॉडी में कहीं पे चोट लग गई, ठीक है। चोट लगने के बाद क्या हुआ, मान लीजिए यार आपकी बॉडी का ये पूरा वेन्स है और यहाँ पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया। और ब्लीडिंग होने के टाइम पे क्या होगा कि आपकी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन होगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर का काम क्या होता है कि इस तरीके से पूरा ये नेटवर्क बना लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन मिल करके, थ्रोम्बोजिन मिल करके, और ये नेटवर्क में ही जो आपकी आरबीसी सेल्स होती है, ब्लड जो सेल्स होती है वो ट्रैप हो जाती है, जिससे कि आपका ब्लड का फ्लो होना क्या होता है, बंद हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। सो नॉर्मली आपकी बॉडी में ये क्लॉटिंग फैक्टर्स का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से सडनली आप कहीं गिर गए या किसी चीज़ से आपकी बॉडी को स्क्रैच आ गया और आपका ब्लड ब्लड बहना शुरू हो गया। एट दैट टाइम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और उस पर्टिकुलर प्रोटीन का, लाइक एस थ्रोम्बिन जो प्रोटीन होगी या प्रोथ्रोम्बिन जो होगा, ये सारे जो प्रोटीन होंगे, इन प्रोटीन का एक्सप्रेशन क्या करना होगा, बढ़ाना होगा बहुत तेज़ी से। क्योंकि आप नोटिस किए होंगे कि विद इन अ मिनट आपकी ब्लड का जो फ्लो होता है वो रुकना, मतलब बहना बंद हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो विद इन अ मिनट वो सारे प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बनने हैं जो कि ब्लड के क्लॉटिंग में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नेटवर्क बनाने में। तो उन सभी पर्टिकुलर जीन के सीक्वेंसेस का एक्सप्रेशन बहुत तेज होगा। तो उस तेज मतलब उस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा, आपका वहाँ पे इन्हांसर का क्या करेगा, काम करेगा, राइट। मतलब इन्हांसर आपका आकर के उसके लेवल का जो नॉर्मल एक रेट था उस लेवल को क्या किया, बढ़ा दिया, ताकि जल्दी से जल्दी वो सारे प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में बन जाए और उस प्रोटीन से पूरा आपका ब्लड का पूरा नेटवर्क बन जाए, मतलब पूरा क्लॉटिंग फैक्टर आकर के वहाँ पे नेटवर्क बना लें, जिससे कि आपका ब्लड सेल्स आकर के उसमें ट्रैप हो जाए और आपका ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाए। उस कंडीशन में, सिचुएशन में क्या करेगा, इन्हांसर काम करेगा। लेकिन दूसरा केस अगर आप समझिए कि मान लीजिए अगर आप कहीं ऐसे नाइट के टाइम पे पैदल पैदल जा रहे हैं और आपके गली में आपको कुत्ते ने क्या किया, भौंकना शुरू कर दिया, दौड़ाना शुरू कर दिया, राइट। और आप बहुत तेज़ी से, जितना पॉसिबिलिटी होगा उतनी तेज़ी से क्या करेंगे, उस टाइम में भागना शुरू करेंगे।
तो आपकी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स बनेंगे और वो हार्मोन्स का नेचर कैसा है, प्रोटीन है। सो इनिशियली तो वहाँ पे आपके बॉडी में प्रोटीन हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपको लगे कि आप सेफ जोन में आ चुके हैं, कुत्ता पीछे छूट चुका है, आपकी बॉडी धीरे 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 क्या होगी, रिलैक्स फेज में आना शुरू होगी। सो उस टाइम पे जो जीन का एक्सप्रेशन बहुत हाई हो रखा था, उसको रिड्यूस भी तो करना पड़ेगा, अदरवाइज हार्मोन्स अगर आपकी बॉडी में ऐसे कंटिन्यूसली बनता रहा तो पता लगा आप हमेशा भागते ही रह जाएंगे, आप कहीं रुकेंगे ही नहीं। जो स्पीड से आप कुत्ते को भौंकने के बाद भाग रहे थे, या सांप ने अगर आपको, आपने देख लिया कि सर्प आपके पीछे है और आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो भागने टाइम के टाइम पे वो हार्मोन्स जो बनाने का एक्सप्रेशन हो रहा था बहुत तेज हुआ। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप सेफ जोन में आ जाएंगे, लगेगा कि अच्छा कुत्ता या सांप आपके अब आपसे दूरी पे है, आपकी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होगी, तो उस टाइम पे वो जो पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस था जिससे कि वो हार्मोन्स आपके बने थे, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन आप जो ही बोल लीजिए, वो हार्मोन्स जो बने थे उन हार्मोन्स का लेवल धीरे धीरे कम होना चाहिए। तो उस कम को मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे उस ट्रांसक्रिप्शन के लेवल को कम करने के लिए फिर किसकी जरूरत पड़ेगी, या तो इंसुलेटर की या तो साइलेंसर की। सो बेसिकली इन्हांसर, इंसुलेटर एंड साइलेंसर, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर्स एंड दे आर मतलब इनकी ज़रूरत होती है आपकी बॉडी में ऐसे ओकेजनली, जब कभी ज़रूरत अचानक से पड़ जाती है किसी चीज़ को बहुत हाई अमाउंट में बनाने के लिए, फिर आफ्टर सम टाइम्स उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती है, तो फिर आप उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों ही फैक्टर आपको यूकैरियोटिक के जीन एक्सप्रेशन में मींस ट्रांसक्रिप्शंस के कंट्रोल में देखने को आपको मिलते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। कंडीशंस क्या होगी ये मैंने आपको एग्जांपल दे करके बता दिया। आपसे आपके एग्ज़ाम में मतलब केवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम में जो सवाल बनने का पॉसिबिलिटी बनता है, मतलब इन सभी से वो कैसे बनेगा उसको ध्यान से समझिए। लाइक एस आपसे पूछा जा सकता है कि इन्हांसर का क्या रोल होता है जीन एक्सप्रेशंस में, राइट? वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है कि ये मतलब कि जिन के एक्सप्रेशंस को कम करता है, जिन के एक्सप्रेशंस को ज़्यादा करता है, या इन्हांसर के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग या राइट। तो रॉन्ग एंड राइट में जब आएगा तो फिर आपको वहाँ पे तीन ऑप्शंस आपके सही होंगे, कोई एक गलत होगा, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वहाँ पे समझना होगा कि इन्हांसर का क्या मतलब है, कहाँ पे ये पाया जाता है, किस तरीके से काम करता है। तो साइलेंसर का, इंसुलेटर का, इन्हांसर का, इन तीनों का ही जिनकी एक्सप्रेशंस में रोल है और इनसे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। कैसे बनेगी ये थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दिया। बाकी जब आपके टेस्ट होंगे, ये टॉपिक सब खत्म हो जाने के बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, तो वहाँ पर आपको इनसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो पता चलेगा कि आपको जो मतलब चीज़ें एक्सप्लेन की गई, आपने जो समझा और आपको जो कंटेंट दिया गया उससे आप कितना क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ये वो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन का, जिसमें कि सारे फैक्टर्स आपके इन्वॉल्व हो रहे थे। इस फैक्टर के बारे में आपको कल बता दिया था कि कैसे डैफ अरे का जो कॉन्सेप्ट है, डी फैक्टर का आना, ए फैक्टर का आना, बी फैक्टर का आना, फिर इसके बाद एफ का, फिर आरएनए पॉलीमरेज का, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये ऐसे जस्ट लाइक टेल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये आरएनए पॉलीमरेज का पार्ट है, जिसको कि आप सीटीडी के नाम से जानते हैं, सी टर्नल डोमेन। और कल आपको बताया था कि इसमें 7 अमीनो एसिड्स का रिपीटेड सीक्वेंस होता है, जिसको कि आप हेप्टामर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और ये सीटीडी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सीटीडी का जो रिपीट सीक्वेंस होता है, ये फॉस्फोराइलेशन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है और एक्टिवेट करने में क्या करेगा, काम करेगा। तो सीटीडी आपका पार्ट किसका है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का है क्या, 7 अमीनो एसिड्स का रिपीटेड सीक्वेंस है। करता क्या है, इस सीटीडी पे क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा, और उस फॉस्फोराइलेशन के होने से आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, और एक्टिव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करेगा, आगे स्मूथली कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे आप फिगर पे समझिए, इस पूरे कॉम्प्लेक्स को आप पीआईसी के नाम से जानते हैं। ये पूरा जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको आप बोलते हैं पीआईसी, प्राइमरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ यूकैरियोट। इसमें सब आपको फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड भी क्या है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपको दिखा गया ये क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि अभी ये सब पूरी तरीके से क्लोजली क्या है, एसोसिएटेड है। डीएनए अनवाइंड होगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, दैट इज ओपन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे बबल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें हेलिकेज एक्टिविटी होगी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो फैक्टर सारे हैं, उनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि हेलिकेज एक्टिविटी, मतलब कौन सा फैक्टर है जो कि हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है।
कल की क्लास में आपको ये बताया था, डी है, ए है, बी है, एफ है, ई है, एच है। इनमें से ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो कि डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करेगा, मीन्स बबल का फॉर्मेशन करेगा? बताइए जरा। सर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ओके, वेरी गुड। और कोई? ओके, पीआईसी के बनने के बाद पीआईसी में जो आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच है, जिसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है, जिसको रिक्विड कौन करेगा, ई करता है। ये सारे जो फैक्टर है ना, इनके फैक्टर से सवाल आपको बनते हैं, तो आप अपने अपने हिसाब से उसको याद करने का जो भी आपका तरीका बन सकता है उसको आप याद रख लीजिएगा। मैंने वैसे एक नॉर्मल आपको कल बता दिया था। एच को रिक्विड कौन करेगा, ई करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज को रिक्विड करने के लिए कौन आएगा, एफ आएगा। तो ये सब जो रिलेशन है ना, इनको आपको समझना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा डीएनए का स्ट्रैंड आपका क्लोज है, लेकिन जबकि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बबल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये बबल्स का फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच, जिसके पास हेलिकेज एक्टिविटी है। यहाँ पे ओपन कॉम्प्लेक्स बन गया, डीएनए अनवाइंड हो गया। अब क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का, किसका, इसी सीटीडी रीजन का, ये टेल वाले रीजन का, इनिशिएट एंड प्रमोटर स्कैप। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इन सभी का बाइंडिंग कहाँ पे हुआ था, प्रमोटर रीजन पे। कहाँ पे, प्रमोटर रीजन पे। तो प्रमोटर रीजन वो था जहाँ पे सभी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस आकर के इकट्ठा हुए थे, रिक्रूट हुए थे। और फॉस्फोराइलेशंस का होना इस बात का सिग्नल होता है कि हाँ, अब यहाँ से प्रोसेस इनिशिएशन की क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो जो प्रमोटर और स्टार्ट पॉइंट के बीच का स्टेप है, मतलब जो लोकेशन जगह है, उसको स्कैप करके वो स्टार्ट पॉइंट पर आ जाएगा और अब वहाँ से जीन का एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। मतलब न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होनी क्या होगी, शुरू हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इनिशिएशन फैक्टर थे सबका यहाँ पे नाम आपको दे रखा है। ये वाला डी है, ये वाला ए, ये वाला डी है, ये वाला ए है, और इसके बाद ये वाला क्या है आपका बी है। ये टीबीपी प्रोटीन है, तो कोई फैक्टर है नहीं। इसके बाद ये एफ है, इसके बाद ये आरएनए पॉलीमरेज है, इसके बाद ये क्या है, ई है, और ये क्या है, एच है। अब ये सारे फैक्टर में से देखिए, जब एक बार फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो जा रहा है, ये जो पी आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉस्फोराइलेशन है किसका, सीटीडी डोमेन का। तो सीटीडी डोमेन का जब आपका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा तो उसके साथ में, मतलब इनिशिएशन की प्रोसेस में कौन कौन जा रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे सिर्फ दिस वन, मतलब कि ये वाला जो है आपका फैक्टर एफ, इसके बाद यहाँ पे क्या है, फैक्टर ई, और इसके बाद क्या है, आरएनए पॉलीमरेज मींस आर, आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी ये है, और ये क्या है आपका, हेलिकेज। यही जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, साथ में जाएंगे। बाकी ये सब फैक्टर इनिशिएशंस के लिए इन्वॉल्व हुए थे, यहीं से क्या होंगे, आपके साइड हो जाएंगे। अब ये प्रोसेस क्या होगी, कंटिन्यूसली चलती रहेगी। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली आगे की तरफ जाने पे ये क्या होगा, ई भी रिलीज हो जाएगा, फिर एच भी रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इलांगेशन फैक्टर आना शुरू हो जाएंगे, मतलब इलांगेशन की क्या होगी, प्रोसेस होगी। तो इनिशियली पीआईसी बनाने के टाइम पे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर यहाँ पर आए, लेकिन एक बार फॉस्फोराइलेशन होने के बाद जब ये प्रमोटर से स्किप आउट किया कहाँ पे, दैट इज स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, तो वहाँ पे आपके डी फैक्टर, ए फैक्टर, बी फैक्टर, टीबीबी प्रोटीन सब यहीं पे रह गए। गया कौन कौन साथ में, आरएनए पॉलीमरेज गया, एफ गया, ई गया, और एच गया। इसके बाद इनका फिर से क्या होगा, सीक्वेंसली रिलीज होगा। मतलब पहले ई रिलीज हो जाएगा, फिर एच रिलीज हो जाएगा, मतलब ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इलांगेशन फैक्टर आना शुरू हो जाएंगे। इलांगेशन फैक्टर आएंगे, इलांगेशन की प्रोसेस होगी, फिर यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनेशन की प्रोसेस होगी। आरएनए भी आपका निकल जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज भी क्या होगा आपका यहाँ पे निकल जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जब निकलेगा तो वहाँ पे डी फॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब इस आरएनए पॉलीमरेज को फिर से इनएक्टिव करने के लिए, मतलब जो एक्टिव फॉस्फोराइलेशन क्या था, आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिव करने के लिए था। तो डी फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को दैट इज इनएक्टिव करने के लिए होगा। तो ये साइकिल आपकी पूरी क्या है, चलती रहती है। जब जीन का एक्सप्रेशन होना शुरू होगा तो ये वाला रूट फॉलो करेगा, और जब आपका जीन का एक्सप्रेशन होना बंद हो जाएगा तो फिर बेसिकली आपकी ये फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस थी, डी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, मतलब सभी फॉस्फेट यहाँ से क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज अपना निकल जाएगा, आरएनए भी अपना निकल जाएगा, और डीएनए की स्ट्रैंड फिर से क्या होगी, पेयर्ड फॉर्म में आ जाएगी। सो दिस इज द समरी ऑफ
इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन कैसे हो रहा है और क्या प्रोसेस यहाँ पे हो रही होंगी। देखिए, आपको समझना इस चीज़ को है कि बेसिक जो आइडिया है वो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है और ट्रांसक्रिप्शन किस किस स्टेप में होता है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग होता है। वो ज़्यादा फोकस करते हैं किस पे, दैट इज़ द फैक्टर पे, कि कौन फैक्टर कब आ रहा है, किस फैक्टर का क्या काम होता है। तो इसको आप एक स्टोरी की तरह से समझिए कि किस तरीके से ये फैक्टर्स आपके आते हैं और किस सीक्वेंस में आपके निकलते हैं। इलॉन्गेशन से पहले कौन कौन फैक्टर आपके निकल जाएंगे, प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन पे जाएंगे तो कौन से फैक्टर निकल जाएंगे। अगर आप इनको थोड़ा सा ऐसे स्टोरी के हिसाब से समझ लेंगे ना, तो फिर आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इन फैक्टर्स का जो फंक्शन और सीक्वेंस मीन्स ऑर्डर अगर ठीक से आपको याद हो गया तो बड़े इजीली आप यहाँ के क्वेश्चंस को निकाल ले जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज होता यही है कि इतना ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशंस के बारे में पढ़ने से आपको आइडिया तो ये हो जाता है कि हाँ, इसका मीन मतलब क्या है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे फंस जाती है जब बात फैक्टर से या बात उनके फंक्शन से या उनके मैचिंग से आ जाती है। तो अगर आपको फैक्टर या उनका फंक्शन या उनका ऑर्डर या उनका मैचिंग सही से अगर आपको याद नहीं है, आपने नहीं समझा है, तो फिर आप पढ़ने के बाद भी आप वहाँ से क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है। जब आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उसके बावजूद भी वहाँ से क्वेश्चंस आपके गलत हो जाए तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखिए, ये बेसिकली जितने भी फैक्टर हैं वो सब और सिर्फ mRNA को बनाने के लिए हम इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड के नाम से ही जाने जाएंगे। इसका मतलब हो जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको बनाएगा? एमआरएनए को बनाएगा। कल की क्लास में आपने जान लिया। आपको ये भी समझना होगा कि स्पेशली आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के ही बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यही मतलब आरएनए का टाइप है एमआरएनए, जिसके पास क्या है, कोडॉन होते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, तो इस कोडॉन से ही क्या बनेगा, दैट इज द अमीनो एसिड्स बनेंगे। बाकी जो आपके आरएनए है, लाइक एज राइबोसोमल आरएनए है या फिर टी आरएनए है, उनका अलग अलग अपना फंक्शन है। दैट्स वाई सेल्स में आपके आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की भूमिका क्या है, ज़्यादा, मीन्स रोल उसका क्या है, ज़्यादा है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इनिशिएशंस के टाइम पे आते हैं और लगते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के लिए, यहाँ पे उसका फंक्शन और उसके नेचर के बारे में दे रखा है। ये वाले पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस आप ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि बायोटेक का तैयारी आप कर रहे हैं और बायोटेक में ज़्यादातर टेक्निक से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टेक्निक से सवाल क्या पूछे जाते हैं, लाइक एज हमेशा आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक बैंड देकर के पूछा जा सकता है, या फिर उनका ऑर्डर देकर के आपसे पूछा सकता है कि किस तरीके का सीक्वेंसेस आएंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस अभी आपको आगे पढ़ना भी है, लेकिन अभी आप फिलहाल उसको समझते रहिए कि जैसे कोई भी प्रोटीन अगर नंबर ऑफ यूनिट से मिलकर के बनी हुई है, तो अगर आप उनको एसडीएस पेज अगर आप कराते हैं तो जितना भी यूनिट होगा, अलग अलग यूनिट में क्या होते हैं, वो ब्रेकआउट हो जाते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। लाइक है जैसे अगर पॉलीमरेज सेकंड की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे 12 नंबर ऑफ यूनिट दे रखा है, 12 यूनिट्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर वो 12 यूनिट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं और अगर आपने उनका एसडीएस पेज कराया, तो आपको 12 डिफरेंट बैंड्स देखने को क्या है, मिलेंगे। वैसे ही आपको टीबीपी प्रोटीन मीन्स टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो होगी, वो एक यूनिट से मिलकर के बनी है, तो वहाँ पे एक बैंड आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मॉलिक्यूलर वेट तो वैसे नहीं पूछेगा कि ये पूरी तरीके से याद करने वाली चीज़ हो जाती है, तो वैसा सवाल आपसे नहीं पूछता है। पॉलीमरेज सेकंड का फंक्शन क्या होगा, जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता है कि यही मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, मतलब ट्रांसक्राइब्ड एंजाइम है। तो करेगा क्या, कैटलाइज करेगा आरएनए के सिंथेसिस को। टीबीपी प्रोटीन मीन्स टाटा बाइंडिंग जो प्रोटीन होगी, वो क्या करेगी, टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पर जाकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब टीबीपी जो प्रोटीन है वो सिमिलर किसके, दैट इज द सिग्मा फैक्टर के। आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था कि सिग्मा फैक्टर जाकर क्या करता है, प्रमोटर सीक्वेंसेस में टाटा या प्रेबनाओ बॉक्स को सर्च करेगा, बाइंड करेगा। वही सेम काम आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, नाम से ही डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा कि ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। मतलब टाटा जो सीक्वेंसेस होते हैं, टाटा इसलिए बोलते हैं बार बार क्योंकि वहाँ पे एटी का सीक्वेंस रिपीट होता रहता है, सो इसलिए इसको आप टाटा बाइंडिंग बोलते हैं। तो टाटा सीक्वेंसेस क्या है, प्रमोटर सीक्वेंसेस में पाए जाने वाले 80 रीजन 80 सीक्वेंसेस के रिपीटेशंस हैं। उससे बाइंड करेगा, करने वाले प्रोटीन को आप टीबीपी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो टीबीपी प्रोटीन का फंक्शन सेम वही है जो कि सिग्मा फैक्टर का फंक्शन है प्रोकैरियोटिक के केस में।
तो ये क्या करेगा, स्पेशली रिकॉग्नाइज करेगा टाटा सीक्वेंसेस को, टाटा बॉक्स को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए का क्या काम है, रोल क्या करेगा यहाँ पे, स्टेबलाइज करेगा बाइंडिंग ऑफ टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी को, इसके साथ साथ में दैट इज द टीबीपी प्रोटीन को, मतलब ये वाले फैक्टर को और इसके बाद ये वाले फैक्टर को, इन दोनों को क्या करता है, प्रमोटर सीक्वेंसेस पे, प्रमोटर रीजन पे स्टेबलाइज करने का काम करता है। सेम वैसा ही जैसे कि आपने रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जो आपकी एसएसबी प्रोटीन होती है वो स्टैंड को स्टेबलाइज करती है, वैसे ही टी टी बीपी के फैक्टर को और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी को, दोनों को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए। कहाँ पे, प्रमोटर सीक्वेंसेस पे। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बी होगा उसका रोल बेसिकली, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी का रोल क्या है, ये बाइंड करेगा किससे, दैट इज टीबीपी से, मीन्स टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से, रिक्रूट करेगा किसको, पॉलीमरेज सेकेंड को और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को। तीन चीज़ यहाँ पे इसका काम है टीबीपी वाले का, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी वाले का। ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करेगा, बाइंड करेगा, पॉलीमरेज सेकेंड को वहाँ पे लाने का काम करेगा और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ को भी क्या करेगा, लाने का काम करेगा। तो दोनों को रिक्रूट करने का काम प्लस उसको बाइंड करने का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई जो होगा उसका मेन काम क्या होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच को रिक्रूट करेगा और इसके पास क्या है, एटीपीएज और हेलिकेज एक्टिविटी होती है। कल की क्लास में आपको पढ़ाया था वो रो फैक्टर के बारे में, और रो फैक्टर के बारे में भी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो जरा आप मुझे बताइए कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एच है इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी रो फैक्टर से क्या करती है, सिमिलरिटी शो करती है। तो रो फैक्टर में जो एटीपीएस एक्टिविटी है वो सेम है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो दोनों ही है ना, एटीपीएस और हेलिकेज दोनों ही रो फैक्टर में भी रहती हैं। गुड, मतलब जिस तरीके से रो फैक्टर जो कि एक हेक्सामर प्रोटीन होती है उसके पास भी एटीपी हाइड्रोलिसिस करने की मीन्स एटीपीएज एक्टिविटी है एज वेल एज हेलिकेज एक्टिविटी है। इन द सेम वे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच के पास भी दोनों क्या है, दैट इज द हेलिकेज एक्टिविटी भी है और एटीपीएज है। मतलब इससे समझ में आपको ये आता है कि हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, मतलब वो एक एक्टिव प्रोसेस है, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एटीपी का हाइड्रोलिसिस होना चाहिए होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो एच है उसको रिक्रूट कौन करेगा, ई करेगा, और एच का काम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, डीएनए के स्टैंड को सेपरेट करना। नेक्स्ट है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, जो कि क्या करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से बाइंड करेगा और इसके बाद वहाँ पे बी वाले को क्या करेगा, मतलब बाइंड बी एंड प्रिवेंट क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को नॉन स्पेसिफिक डीएनए से बाइंड करने के लिए, मतलब उसको एक तरीके से गाइड करता है कि आपको स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही क्या करना है, बाइंड करना है, या स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही करेक्टली क्या करना है, एडअप करना है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को। तो इस तरीके से बचाने का भी काम कौन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। तो इसके बेसिकली अगर देखेंगे तो आपको रोल यहाँ पे दिखेगा कि बाइंड टाइटली टू पॉलीमरेज सेकेंड, बाइंड टू टीआई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, बी से बाइंड करेगा और प्रिवेंट करेगा बाइंडिंग ऑफ पॉलीमरेज सेकेंड टू नॉन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस। आरएनए पॉलीमरेज को स्पेसिफिक प्रमोटर सीक्वेंसेस पे बाइंड करने के लिए गाइड करने का काम कौन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। उसी से ही क्लियरली गाइड मिलता है या साइन मिलते हैं कि हाँ आरएनए पॉलीमरेज को यहीं पे टाटा बॉक्स या प्रोनाउ बॉक्स पे आकर के क्या करना है, बाइंड करना है। ये काम कौन करेगा, एफ करेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एच है, एच का रोल आपको बता ही दिया कि बेसिकली ये क्या करता है। तो सीटीडी का मतलब कि सी टर्मिनल डोमेन का रोल क्या है और उस तरीके से फॉस्फोराइलेशन का, डी फॉस्फोराइलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि फॉस्फोराइलेशन अगर नहीं होगा तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज आपका एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, तब तक आपकी इनिशिएशन की प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट नहीं होगी। एक चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, इनिशिएशन फैक्टर का असेंबल होना और इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट होना, दोनों में फ़र्क है। असेंबल होने का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिक्वायर्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उन सभी का एक साथ में एसोसिएट होना, और इसके साथ इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिवेट होकर के वहाँ से कुछ फैक्टर को रिलीज करना और कुछ फैक्टर के साथ में अब न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करना, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, दैट इज द इनिशिएशन। उसके पहले प्रमोटर सीक्वेंसेस पे सभी
फैक्टर्स का एक साथ में आकर के असेंबल होना वो क्या कहलाएगा, दैट इज द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होना और इनिशिएशन की प्रोसेस होना दोनों में स्लाइटली डिफरेंसेस है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि पीआईसी से इनिशिएशन की प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक एज आपसे पूछा सकता है ग्लाइकोसाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, यूबिक्विटिनाइजेशन या डीफॉस्फोराइलेशन, इस तरीके से स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं। तो याद रखिए कि पीआईसी मीन्स प्राइमरी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनिशिएशन की प्रोसेस को होने के लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए ज़रूरी क्या है, दैट इज द फॉस्फोराइलेशन। तो आपके ऑप्शंस में जो चीज़ बनेगा वो क्या क्या बनेगा, यूबिक्विटिनाइजेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन या डीफॉस्फोराइलेशन, ये सब प्रोसेस आपके बनते हैं। दूसरा सवाल आपसे जो बनता है कि इलॉन्गेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए मीन्स टर्मिनेशन प्रोसेस को होने के लिए किस बायोलॉजिकल प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन या फिर यूबिक्विटिनाइजेशन। तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब टर्मिनेशन की प्रोसेस हो रही होती है तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, अब इनएक्टिव होगा। तो इनएक्टिव होने के लिए क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन होगा। इसका मतलब जो फॉस्फेट वहाँ पे लगे थे CTD पे वो सब क्या होंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे। तो फॉस्फोराइलेशन फॉर द इनिशिएशन प्रोसेस, डीफॉस्फोराइलेशन फॉर द टर्मिनेशन प्रोसेस। इस चीज़ को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है और होपफुली कि भी आप इसको समझ भी गए होंगे। तो इनिशिएशन के टाइम पे कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे लगेंगे, क्या किसका रोल होगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्लाइड पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद इलॉन्गेशन जो फैक्टर है, इलॉन्गेशन फैक्टर से सवाल बहुत ही कम बनते हैं क्योंकि इनका उतना रोल नहीं होता है। एक बारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो वो चलता रहेगा। यहाँ पे एक लाइन में आपको दे रखा है साफ साफ कि फॉस्फोराइलेट्स पॉलीमरेज सेकेंड विद इन CTD। इन सभी फैक्टर का जो काम है वो बेसिकली मिलाकर क्या करते हैं, इस चीज़ को मीन्स फॉस्फोराइलेशन में क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये फॉस्फोराइलेशन लगातार तब तक चलता रहेगा जब तक कि इलॉन्गेशन की प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। एक बारी टर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस टाइम पे ये CTD डोमेन का डीफॉस्फोराइलेशन क्या होगा, हो जाएगा। तो इलॉन्गेशन फैक्टर पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए इनिशिएशन फैक्टर वाले पे। बार बार मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि इनका सही से फंक्शन आपको याद होना चाहिए, इनका ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इनके फंक्शन और सीक्वेंसेस से ही सवाल आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनहिबिटर भी होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को भी इनहिबिट करते हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम होते हैं वहाँ पे भी इनहिबिट करते हैं। तो सर्टेन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एंटीबायोटिक्स आरएनए पॉलीमरेज को भी क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं, एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है, ये इलॉन्गेशन की प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है। मतलब द इलॉन्गेशन ऑफ आरएनए स्टैंड इन द बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट इज इनहिबिटेड बाय द दिस एंटीबायोटिक। मतलब अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई होती है तो उस टाइम पे एक्टिनोमाइसिन अगर डी दिया जाएगा तो वो, इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एंटीबायोटिक होता है, ये प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों पे ही काम करता है। तो एक्टिनोमाइसिन डी को बहुत ही कम यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन, बिकॉज अगर आपका इन्फेक्शियस एजेंट यूकैरियोटिक का है तो आपको इन्फेक्शियस एजेंट को तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन आपके नॉर्मल सेल्स के भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या करेगा, ब्लॉक कर देता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अगर ब्लॉक होगी तो जीन एक्सप्रेशन आपका बंद हो जाएगा, प्रोटीन आपके बनेंगे नहीं, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट दोनों के ही इलॉन्गेशन प्रोसेस को इनहिबिट करने का क्या करता है, काम करता है। इलॉन्गेशन किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। इलॉन्गेशन टर्म अपने आप में कंप्लीट नहीं है, चूंकि ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे इसलिए यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखे नहीं है। ब्रैकेट में आप चाहें तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इलॉन्गेशन टर्म आपको रेप्लिकेशन में भी मिलेगा और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन में भी मिलेगा, तो इस तरीके से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक्टिनोमाइसिन डी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। करेगा क्या, ये इलॉन्गेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करता है दोनों ही केस में, दैट इज बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में। एक्ट्रीडीन है, सेम जैसे एक्टिनोमाइसिन डी काम करता है वही तरीके से काम आपका ये भी करेगा। रिफेम्पसिन है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपने अगर
ट्यूबरकुलोसिस मीन्स टीबी इन्फेक्टेड जो पेशेंट होते हैं उनको रिफाम्पिसिन दिया जाता है, और ये बेसिकली आरएनए के सिंथेसिस को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा बैक्टीरिया के। मतलब कि जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं जिनको कि टीबी का इन्फेक्शन हो जाता है, उनकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत ही हाईली रेपिटेटिव रेप्लिकेट करने वाला क्या होता है, एक बैक्टीरिया है जिसकी रेप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है, और उन पेशेंट्स को या उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक दी जाती है। ये बहुत ही बहुत ही महंगा दवा है, और ये आजकल अभी सरकार ने मतलब इसके लिए प्रोविजन बना दिया है कि ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिल पाएगा, ऐसे प्राइवेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनी वालों ने क्या किया, इसका प्राइस रेज कर दिया था, हाई कर दिया था। तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको तो वैसे ही प्रॉब्लम है, और उनको इतनी महंगी दवाइयाँ खानी पड़ती थी, तो दवाइयाँ न खाने की वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई। तो सरकार के सर्वे में ये सामने आया कि प्राइवेट कंपनी के मेडिसिन जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर में बहुत ज़्यादा रेट पे मिल रहे हैं। इसलिए अगर आज के डेट में किसी भी मेडिकल स्टोर पे, प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे अगर रिफाम्पिसिन की मेडिसिन अगर कोई खरीदता हुआ या कोई बेचता हुआ अगर पकड़ा जाएगा, तो उनकी पूरी आरसी जब्त कर ली जाती है, मेडिकल का जो सर्टिफिकेट है सस्पेंड कर दिया जाएगा, मेडिकल भी ख़त्म हो जाएगी उनकी। ये सिर्फ अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिंक्ड जो आपके मेडिकल स्टोर हैं गवर्नमेंट के, वहीं पे मिलता है और बहुत कम पैसे मिलता है। ये ऐसा गवर्नमेंट ने इसलिए किया ताकि आसानी से जो गरीब तबके के लोग हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो हैं और जिनको इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो उनको आसानी से कम पैसे में दिया जा सके। साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है गवर्नमेंट, अगर मतलब वो सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते हैं तो रिफाम्पिसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरिया के आरएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, और अगर आरएनए की सिंथेसिस नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो जो बैक्टीरिया है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा जो कि इसके इन्फेक्शियस हो रहा था। तो ये भी क्या है, इनहिबिटर है, दैट इज़ द एंटीबायोटिक उसका आरएनए का। अल्फा एमेंटीन ये भी अपने आप में एक आरएनए का इनहिबिटर है, दैट इज डिस्टर्ब एमआरएनए फॉर्मेशन इन एनिमल सेल्स बाय ब्लॉकिंग पॉलीमरेज सेकेंड। इसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे है, नीदर पॉलीमरेज फर्स्ट नॉर बैक्टीरियल आरए पॉलीमरेज इज सेंसिटिव विद अल्फा एमेंटीन। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स के पॉलीमरेज सेकेंड पे ही क्या करता है, काम करता है। बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा ही एक्यूरेट तरीके से काम करने वाला एंटीबायोटिक है। तो जब कभी भी बेसिकली सेल लाइन पे, मतलब जो लोग एनिमल टिश्यूज कल्चर पे काम करते हैं, वहाँ पे ये अल्फा एमेंटीन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अल्फा एमेंटीन का यूज़ जैसे लाइक एज आज की डेट में क्या है कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं वहाँ पे मतलब उनका ग्रोथ बहुत रैपिडली होना शुरू हो जाता है, तो उस कैंसरस सेल्स के को कंट्रोल तरीके से ग्रोथ कराने के लिए या उनका ग्रोथ इनहिबिट हो जाए, अल्फा एमेंटीन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, ताकि मतलब कि जो अब्रप्ट तरीके से सेल ग्रोथ कर रही है या डिवीजन हो रहा है, वो अब्रप्ट तरीके का सेल जो है वो ग्रोथ न कर पाए, जिससे कि उनकी कैंसरस जो सेल्स बन रही थी उनकी रेट थोड़ी क्या हो, कम हो। तो इस 4 एंटीबायोटिक में से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप पेपर अगर देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा, जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और बाकी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं लाइक एज पीजीटी का एग्ज़ाम होता है या फिर सीएसआईआर का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी एंटीबायोटिक के नाम पूछे जाते हैं। एक्टिनोमाइसिन डी, एक्रेडीन, रिफाम्पिसिन और अल्फामेंटीन, ये आपके एंटीबायोटिक है जो कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। इनको आप अच्छे तरीके से 3 से 4 बार लिख करके मैच करा करके रख लीजिएगा कि एक्रेडीन क्या काम करेगा, रिफाम्पिसिन क्या काम करेगा, अल्फामेंटीन क्या काम करेगा, एक्टिनोमाइसिन क्या काम करेगा। सबका मेन टारगेट तो यही है कि आरएनए पॉलीमरेज के सिंथेसिस, आरएनए पॉलीमरेज को ही टारगेट करेंगे, लेकिन सबका तरीका अपना अलग अलग है, ठीक है। और आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसे ही एक्यूरेटली आपको ऐसे ऑप्शंस, मतलब कॉलम ए कॉलम बी बना करके आपको दिया रहेगा, तो वहाँ पर आपको मैच कराना रहेगा कि हाँ कौन सा स्टेटमेंट किस वाले एंटीबायोटिक के लिए सही है। तो उस टाइम पे आपको सही इंफॉर्मेशन का होना ज़रूरी हो जाता है। अगर नॉर्मली सवाल आता है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है जो कि आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, फिर तो ये इजी सवाल हुआ, आप आसानी से बता पाएंगे कि हाँ एक्टिनोमाइसिन, एक्रेडीन, रिफाम्पिसिन, अल्फामेंटीन, ये 4 एंटीबायोटिक है। अगर इनमें से कोई दिख जाएगा ठीक आप लगा दीजिएगा। बाकी जैसे टेट्रासाइक्लिन हुआ, होस्टासाइक्लिन हुआ, ये सब डीएनए पॉलीमरेज के इनहिबिटर हैं। ये सब प्यूरोमाइसिन हुआ, और ये किसके लिए है, प्रोटीन के लिए है।
तो अलग अलग जो एंटीबायोटिक हैं वो अलग अलग मतलब कि चीज़ों को ब्लॉक करते हैं और सेल की ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशंस के मतलब डीएनए पॉलीमरेज के इनहिबिटर अलग हैं, आरएनए पॉलीमरेज के इनहिबिटर अलग हैं, प्रोटीन ट्रांसलेशन के इनहिबिटर क्या हैं, अलग हैं। So this is all about the यूकैरियोटिक जीन दैट इज ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर का क्या है, क्या क्या रोल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, मीन्स यूकैरियोटिक के सेल्स में जो स्टार्टिंग में डीएनए से आरएनए बना, उस डीएनए से आरएनए के जो बनने का जो आरएनए मॉलिक्यूल है उसको आप एचएनआरएनए के नाम से क्या है, जानते हैं। और ये जो एचएनआरएनए होता है जिसको क्या आप हेट्रोजीनियस आरएनए के नाम से भी जानते हैं, फुल फॉर्म में एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए के पास दोनों पार्ट होते हैं, दैट इज एक्सॉन का पार्ट भी होगा, इंट्रॉन का भी पार्ट होगा, मतलब नॉन कोडिंग और कोडिंग भी। ये अभी कैसा है, दैट इज प्री मेच्योर है और इसको मैचुरेशन की क्या है, ज़रूरत है। मैचुरेशन की ज़रूरत का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको इस वाले मीन्स 5 प्राइम वाले पे क्या किया जाता है, कैपिंग की जाती है। 3 प्राइम पे पॉली ए टेल क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जिसको क्या आप पॉली टेलिंग बोलते हैं 3 प्राइम पे। बाकी ये सभी एग्जाम के जो पार्ट होंगे उनको क्या इंट्रॉन के पार्ट उनको कट करके निकाल दिया जाता है और सब के सब सिर्फ एग्जाम वाले पार्ट को क्या किया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो 5 प्राइम पे कैपिंग का होना, 3 प्राइम पे टेलिंग का होना और सभी के सभी सिर्फ एग्जाम पार्ट का एक जगह पे इकट्ठा होना, इस उन सभी को मिला देना, ये जो आपका आरएनए बनेगा इसको आप बोलते हैं मैच्योर आरएनए, मीन्स एमआरएनए। अब ये आरएनए यहाँ न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, दैट इज द साइटोप्लाज्म में। इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कौन कौन से प्रोसेस को, कैपिंग की प्रोसेस को जो कि 5 प्राइम पे हो रही है, और टेलिंग की प्रोसेस को जो कि 3 प्राइम पे हो रहा है, और इंट्रान स्प्लाइसिंग को जो कि यहाँ पे हो रहा है। तो इंट्रान स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग, इन तीनों को मिला करके आप बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या आरएनए प्रोसेसिंग। और ये आरएनए प्रोसेसिंग की प्रोसेस पूरा का पूरा को कहाँ पे हो रहा है, इनसाइड द न्यूक्लियस। हो जाने के बाद तब आपका क्या होगा, ये सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पे इस एमआरएनए पे प्रोटीन का क्या होगा, सिंथेसिस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये है आपका साइटोप्लाज्म और ये है आपका दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में सारे प्रोसेस आपके हो रहे हैं। इसी से ही सवाल आपका बन जाता है कि कैपिंग, टेलिंग और इंट्रॉन स्पाइसिंग के होने का ऑर्डर क्या होता है, सेल के किस कंपार्टमेंट में ये प्रोसेस फॉर्म होती हैं, इन प्रोसेस का सिग्निफिकेंट क्या होता है। স্নান করলো? सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं आगे कंटिन्यू करूं? यस सर, वो किसी का माइक ऑन होगा। अच्छा, ओके। अगर यहाँ तक की प्रोसेस में किसी कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस का जो टॉपिक है उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ। यहाँ पर आपको इस स्लाइड पे इंफॉर्मेशन ये दी गई कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस का मतलब क्या है और क्यों ये परफॉर्म हो रहा है। सो आपने यहाँ पे इसके लिए समझा कि यूकैरियोटिक का जो डीएनए है उस डीएनए में कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस होते हैं, और उस सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बन रहा है उस आरएनए में भी बेसिकली वो नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंसेस आते हैं। तो उस कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में से नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को निकाल करके सिर्फ और सिर्फ कोडिंग वाले सीक्वेंसेस को एडअप करने की प्रोसेस को आप इंट्रॉन स्प्लाइसिंग कहते हैं। और 5 प्राइम पे आपके कुछ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड को या बेसिस को क्या करने, ऐड करने की प्रोसेस को आप कैपिंग बोलते हैं। 3rd प्राइम पे ढेर सारे पॉली ए मीन्स एडेनिन ग्रुप को ऐड करने को टेलिंग बोलते हैं। और इन तीनों प्रोसेस को कलेक्टिवली मिला करके आप आरएनए प्रोसेसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही प्रोसेस आपके ऑर्डर में कैसे होते हैं, पहले कैपिंग होती है, फिर इसके बाद टेलिंग होता है, फिर इसके बाद इंट्रान स्प्लाइसिंग होती है, और ये तीनों ही प्रोसेस इनसाइड द न्यूक्लियस में होंगे। इन प्रोसेस के होने के बाद जो आरएनए बनेगा उसको आप एमआरएनए के नाम से जानते हैं। सवाल आपसे पूछ दिया गया कि एचएनआरएनए में और एमआरएनए में क्या डिफरेंसेस है,
तो आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है इसमें? आप बता पाएंगे कि एचएनआरएनए क्या है, ये प्री मेच्योर है, इसमें ना तो कैपिंग हुई है, ना तो टेलिंग हुआ है, ना ही यहाँ पे इंट्रॉन का स्प्लाइसिंग हुआ है। दैट मीन्स एचएनआरएनए कंटेन both exon as well as intron sequences without capping and tailing. While in case of mRNA, that means mRNA contain means mature RNA contain only coding sequence. That means exon part having 5 prime capping and 3 prime tailing. So this is the difference between the HN and mRNA. सो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हेट्रोजीनियस आरएनए और मेच्योर आरएनए में क्या डिफरेंसेस है और क्या प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है। सो देखेंगे यहाँ पे हम लोग वन बाय वन कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस में होने वाले इन तीनों प्रोसेस का क्या मैकेनिज्म होता है और आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इन प्रोसेस से बनता है। सो दैट इज आरएनए प्रोसेसिंग मींस कैपिंग, टेलिंग एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ये इनका तीनों का प्रोसेस का वो है। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपिंग को लेकर के, और कैपिंग से जो सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कैपिंग मींस आरएनए प्रोसेस का पहला क्या है, दैट इज द कैपिंग है। कैपिंग का मतलब क्या है कि 5 प्राइम पे एक मॉडिफाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड बेस है, जिसको कि आप 7 मेथाइल गुआनोसिन के नाम से जानते हैं। और ये 7 मेथाइल गुआनोसिन क्या होता है, आरएनए के जो आरएनए आपका बन रहा है, मतलब कि ये डीएनए है, डीएनए का ये 5 प्राइम और 3 प्राइम स्टैंड है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आपका है और यहाँ पे आरएनए क्या हो रही है, बन रही है। ये आरएनए जो बनेगा ये क्या होगा आपका 5 प्राइम होगा, और ये क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज है, और ये क्या है आरएनए है। तो इस आरएनए के इस वाले पॉइंट पे, मतलब कि इस 5 वाले पॉइंट पे एक मॉडिफाइड बेस का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ये मॉडिफाइड बेस क्या है, 7 मेथाइल गुआनोसिन, मतलब गुआनोसिन के मतलब गुआनिन के 7th नंबर ऑफ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप क्या कर दिया गया है, यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। ये मिथाइल ग्रुप भी क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो 5 प्राइम पे कैपिंग का लिटरली मीन क्या है, सिंपल सा बात है यहाँ पे कि जो आरएनए का 5th वाला कार्बन है, मतलब न्यूक्लियोटाइड का 5th वाला कार्बन है, उस 5th वाले कार्बन से एक मॉडिफाइड बेस का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मीन्स लिंकेज हो रहा है। लिंकेज भी पूछा गया कि ये 7 मेथाइल गुआनोसिन और एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बीच में लिंकेज कैसा होता है और क्या होता है। पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 या 5 का लिंकेज देखने को मिलता है। अकेलौता यही एक ऐसा लिंकेज है जहाँ पे 5-5 देखने को आपको मिलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपके एग्जाम में सवाल आ चुका है। ये CSIR में भी सवाल पूछे जा चुके हैं और PGT एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि कैपिंग की प्रोसेस में आरएनए के न्यूक्लियोटाइड मीन्स दैट इज शुगर से और मॉडिफाइड जो आपका बेस है उसके शुगर के बीच में लिंकेज कौन सा होता है। तो यहाँ का भी 5th वाला कार्बन, यहाँ का भी 5th वाला कार्बन, ये दोनों क्या करते हैं, लिंक करते हैं। तो इससे बनता क्या है, 5-5 ट्राईफॉस्फेट लिंकेज, 1, 2 एंड 3, ये आपका लिंकेज है 5 प्राइम के कैपिंग के टाइम पे आरएनए के बेस के शुगर में और मॉडिफाइड बेस के शुगर में। तो इन दोनों के बेसिस में क्या होगा आपका, इस तरीके का लिंकेज होता है, जो कि आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं कि कैपिंग के टाइम पे कौन से टाइप का लिंकेज होगा। द लिंकेज बिटवीन द 7 मेथाइल गुआनोसिन एंड फॉस्फेट ऑफ आरएनए इज 5 प्राइम 5 ट्राईफॉस्फेट। ये आपका शुगर है, राइबोस शुगर का मायोटीज है, इसका नंबर 5 का कार्बन ये है, इसका ये फॉस्फेट है। इस फॉस्फेट और इस शुगर के 5th नंबर कार्बन से क्या हो रहा है, लिंकेज हो रहा है। तो यहाँ पे 5th और 5th लिंकेज है, कैसा, 1, 2, 3 मीन्स ट्राई फॉस्फेट है। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कैटालाइज्ड बाई CTD ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये जो प्रोसेस हो रही है, मतलब 7 मेथाइल गुआनोसिन का जो एडिशन हो रहा है वो आरएनए पॉलीमरेज के CTD डोमेन से क्या होता है, ये परफॉर्म किया जाता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या है, मेन एंजाइम है। CTD क्या है, उसका ये टेल वाला आपका रीजन है, जो कि आपको पहले ही दिखा दिया था। तो ये CTD रीजन पे की वजह से ही या उसी के हेल्प से ही ये आपका क्या हो रहा है, दैट इज द कैटालाइज्ड हो रहा है कैपिंग की प्रोसेस। ओके, सो सॉरी,
सो यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है थोड़ा सा कि 5 प्राइम एंड पे जो आपकी कैपिंग हो रही है उसमें कौन सा नंबर का फॉस्फेट रिमूव हो रहा है और कौन सा नंबर ऑफ फॉस्फेट का क्या हुआ वहाँ पे प्रोजेक्शन हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली क्या है, 5 प्राइम एंड ऑफ आरएनए विद ट्राइफॉस्फेट। आरएनए मॉलिक्यूल का आपको कल की क्लास में बताया था कि आरएनए मॉलिक्यूल का पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके पास 3 फॉस्फेट होंगे, राइट। अब जो 3 फॉस्फेट होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, शुगर से लगा हुआ पहला वाला जो कार्बोफॉस्फेट होगा उसको अल्फा, इसके बाद आप क्या बोलेंगे बीटा, इसको फिर क्या बोलेंगे दैट इज द गामा। मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐसे शुगर बना दूँ इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ पे फॉस्फेट होते हैं, फर्स्ट फॉस्फेट, सेकेंड फॉस्फेट एंड थर्ड फॉस्फेट, तो ये आपका क्या कहलाएगा अल्फा, ये क्या कहलाएगा बीटा, ये क्या कहलाएगा गामा। सो सो बेसिकली यहाँ पर आपको यही दिखाया जा रहा है कि ये आरएनए का स्टैंड है और आरएनए स्टैंड का पहला न्यूक्लियोटाइड है और उस न्यूक्लियोटाइड के 3 फॉस्फेट हैं अल्फा बीटा एंड गामा। गामा पे आपको यहाँ पे येलो कलर दिया गया है, इसका मतलब ये गामा जो फॉस्फेट है ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जिसको कि आप पीआई के नाम से जानते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहाइड्रोलेज। तो फॉस्फोहाइड्रोलेज आकर के क्या करेगा, ये वाला मतलब अगर अभी आप इसको ऐसे ऑफ कर दीजिए, मतलब इसको आप मत समझिए, इस वाले को सिर्फ इसको ध्यान दीजिए, तो ये आपका गामा है, ये बीटा है, ये अल्फा है। यहाँ पर आकर क्या करेगा, ये ऐसे बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो अब आरएनए के पास क्या बचा, पायरोफॉस्फेट। कौन कौन, अल्फा और बीटा, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका यहाँ पे अल्फा हो जाए और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, यहाँ पे ग्वानिल ट्रांसफरेज एंजाइम है जो कि जीपीपी मतलब ग्वानोसिन को लेकर के 3 फॉस्फेट अल्फा बीटा और गामा को लेकर के यहाँ पर आ रहा है। ये इसका सोर्स क्या है, दैट इज द जीटीपी है। अब इस सोर्स से यहाँ पे आप देखिए ब्लू वाले पे बीटा और गामा, मतलब बीटा और गामा 2 फॉस्फेट यहाँ पे ये क्या निकल जा रहा है, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इसका क्या बचा, अल्फा बचा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जीपी वाले का क्या है, अल्फा है और आरएनए सॉरी ये जीपीपी वाले का ये क्या है, आपका अल्फा है और इसके बाद ये इसका क्या है, दैट इज अल्फा एंड बीटा है, राइट। तो आरएनए का क्या क्या बचा था, अल्फा और बीटा, और जीटीपी से जो आया उसका क्या बचा है, अल्फा। मतलब अभी जो 3 फॉस्फेट है उनका नेचर कैसा है, अल्फा है, बीटा है और अल्फा है, राइट। अब एडोमेट क्या होगा, यहाँ पे एक एंजाइम है जो कि ग्वानिन 7 मेथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पे आएगा। एडोमेट इसका सोर्स होता है, मतलब मिथाइल का देने के लिए। सवाल आपसे पूछा जाता है कि 7 मिथाइल ग्वानोसिन में मिथाइल कहाँ से आता है, तो एडोमेट से आता है। और मिथाइल ट्रांसफरेज क्या होगा, ये आपका ये एंजाइम है। ग्वानिन ट्रांसफरेज आपका ये एंजाइम है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेथोनिन आकर क्या हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये M7 का मतलब है 7th नंबर ऑफ कार्बन पे मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, ऐड हो गया। कहाँ पे, जीटीपी वाले बेस पे। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ये वही है, ये जीटीपी ही है। और इसके 7th नंबर कार्बन पे क्या होगा आपका, दैट इज मिथाइल ग्रुप आकर के यहाँ पे ऐड हो गया है। ये ऐड हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे 2O मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आया जो कि एडोमेट को लेकर के फिर से आया। तो यहाँ पे आप देखिए अब क्या हो रहा है कि बेसिकली ग्वानिन का ये अल्फा मतलब कि अल्फा फॉस्फेट है और आरएनए का मतलब कि आरएनए वाले का ये एक मेथाइलेटेड है जो बेस था। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा फॉस्फेट था, उसके नाइट्रोजनस बेसिस पे क्या हुआ, मेथाइलेशन हो गया। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डबल मेथाइलेशन हो रहा है, एक आपका ग्वानिन पे और एक आपका न्यूक्लियोटाइड जो आपका आरएनए का है उस पे। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही एंड पे क्या हुआ, मेथाइलेशन हुआ। अब ये ट्राई फॉस्फेट आपके बन गए। अब उसी फिगर को अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस फिगर में अल्फा बीटा और अल्फा कौन कौन सा है। तो ये है आपका दैट इज बेस का मतलब कि आरएनए का। तो आरएनए का क्या था, ये अल्फा था और ये क्या था आपका बीटा था। और इस मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बेस वाले का ये क्या है आपका अल्फा है। तो ये 3 जो आपके ट्राइफॉस्फेट हैं वो अल्फा है, बीटा है, अल्फा है, जिसमें से अल्फा और बीटा ये आरएनए के स्टैंड का है और ये आपका क्या है, दैट इज द जीटीपी वाले का है, मतलब मॉडिफाइड बेस वाले का है। इससे भी आपके एग्जाम में सवाल बने हुए हैं कि
5 प्राइम के कैपिंग के टाइम पे कौन कौन सा फॉस्फेट आपका रिमूव होता है आरएनए से और जीटीपी से, और कौन कौन सा फॉस्फेट आपके लास्ट में बच जाते हैं आरएनए से और जीटीपी से। तो ध्यान देने वाली बात आपको क्या है कि आरएनए से आपका जो गामा वाला है, अल्फा बीटा गामा में से वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। जीटीपी वाले में से बीटा और गामा क्या हो गया, रिलीज हो गया। बचा क्या, यहाँ से अल्फा बीटा और यहाँ से क्या बचा, अल्फा। तो ये 3 फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका ऑर्डर यही है। मतलब जीटीपी के साथ में अल्फा फॉस्फेट आया, और न्यूक्लियोटाइड मीन्स आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बेस के साथ में क्या आया, अल्फा और बीटा आया। क्या ये बात सबको समझ में आई? जल्दी बताइए। अच्छा, तो वाले भी बोल आवाज नहीं दीजिए। आ रहा है क्या मेरा? चलिए ओके, होपफुली कि आप लोगों ने समझ लिया हुआ इसको। और यहाँ पे जो आपको चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं वो ये, यही पूछा जाता है कि 7 मिथाइल गुआनोसिन में जो मिथाइल है उसको ट्रांसफ़र कौन करता है, उसका सोर्स क्या होता है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा एडोमेट उसका सोर्स है, और ट्रांसफ़र करने वाले जो एंजाइम है वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज। ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। सो दिस इज़ कैपिंग। कैपिंग का मेन पर्पस क्या होता है, ये जो मिथाइल होता है एक तरीके से मॉडिफिकेशन है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो आपके सेल्स में आरएनएज और डीएनएज या प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं वो आरएनए को, डीएनए को, प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करते हैं। ये जो नेसेंट आरएनए जो बन रहा होता है, इसके यहाँ इस वाले एंड पे कैपिंग लगा देने से क्या होता है कि जो भी आपके आरएनएस क्लास के एंजाइम होते हैं उस आरएनए से डिग्रेड होने से बचाने का काम करता है कौन, दैट इज द कैपिंग। सो कहीं पे मेंशन कर लीजिए फंक्शन ऑफ कैपिंग का क्या हुआ। फंक्शन ऑफ कैपिंग का मतलब ये होता है कि आरएनए मॉलिक्यूल को आरएनएज एंजाइम से डिग्रेड होने से बचाने का काम कौन करेगा, दैट इज द दिस वन। दूसरा, कुछ एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो कि इस एंड पे काम करते हैं, उनसे भी बचाने का क्या करता है, काम करता है। सो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज 3 प्राइम टेलिन पे या पॉलीएडाइलेशन। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका मीन है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। एडिशन ऑफ एडेनिन अप टू 250 रेसिड्यूज एट थर्ड प्राइम एंड ऑफ द एमआरएनए। एमआरएनए के थर्ड प्राइम एंड पे आपका क्या होना, 250 तक के रेसिड्यूज एडेनिन के क्या हो जाए, एडअप हो जाए, उसको आप 3 प्राइम टेलिन बोलते हैं। परफॉर्म्ड बाई पॉली ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट पॉलीमरेज को आप बोलते हैं पॉली ए पॉलीमरेज। ठीक है, मतलब इस पॉलीमरेज एंजाइम को काम करने के लिए कोई सर बेस टेम्पलेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सर टेम्पलेट, हेलो सर स्ट्रक्चर में सर एक ही मिथाइल ग्रुप दिख रहा था अभी जो एमआरएनए का आपने अमित, बताया आपकी हुआ। आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा माइक के पास में होकर बोलिए। सर स्ट्रक्चर में एक ही मिथाइल ग्रुप दिख रहा था, आप बता रहे थे सर इसको 2 मिथाइल ग्रुप ऐड किए गए हैं। क्या ग्रुप में जुड़े हुए किसी को भी अमित की आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है या फिर मुझे ही प्रॉब्लम है? स्ट्रक्चर में सर एक ही मिथाइल ग्रुप दिख रहा था, मैं ये कह रहा हूँ। क्या है साइटोसिन, क्या? स्ट्रक्चर सर जो बनाया था आपने एमआरएनए का उसमें सर एक ही मिथाइल ग्रुप दिख रहा है आपने उसमें, लेकिन दिखाया कि मतलब 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हुए हैं। दूसरा मिथाइल ग्रुप सर किसके पास ऐड हुआ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा हूँ कि आप ये शायद मिथाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? सर इसमें 2 मिथाइल ग्रुप हैं या एक? ये जीटीपी वाला मिथाइल है, यही मॉडिफाइड बेस है, इसलिए आप इसको हाईलाइट यहाँ पे किया गया। अदरवाइज बाकी जो बेस है उसका सिर्फ आपको यहाँ पे शुगर दिख रहा है, तो बेस तो आपको दिखेगा नहीं, तो फिर कहाँ से दिखाई देगा। ये आपका एडिशन हो रहा है, ये नया ग्रुप आपका है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है कि ये जो जीटीपी से आपका ग्वानिन आया, उस ग्वानिन के 7th वाले पोजीशंस पे मिथाइल ग्रुप का क्या हुआ, एडिशन हुआ। दूसरा वाला जो मिथाइल है वो ग्रुप है आपके आरएनए के बेस का। आरएनए का बेस यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा ना, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। ये सिर्फ शुगर का दिखाया जा रहा है, शुगर से ही लिंकेज है, इसलिए इसको फोकस किया गया। ये ओके सर। आपका सवाल यही था अमित? यस सर। ओके।
सो बेसिकली आपको बताया गया कि 3 प्राइम एंड पे ढेर सारे अमीनो एसिड ढेर सारे एडेनिन ग्रुप को क्या कर देना, ऐड करने की प्रोसेस को पॉली एडेनाइजेशन या टेलिंग के नाम से जानते हैं। और इसका ये होता किसके द्वारा है, दैट इज पॉलीमरेज ए के थ्रू। और पॉलीमरेज ए एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम करने वाला पॉलीमरेज है, मतलब इसको कोई टेम्पलेट नहीं चाहिए, और ये विदाउट टेम्पलेट का ही ढेर सारे ए ग्रुप को क्या करता है, ऐड करना शुरू कर देता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, एक्सपोर्टेशन में हेल्प करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। आपका न्यूक्लियस में जो एमआरएनए बना हुआ है, ये टेलिंग हो जाने के बाद वो हेल्प करता है साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, प्रमोट करता है। रिकॉग्निशन में भी हेल्प करता है राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, मतलब पॉली ए टेलिंग हुई रहती है तो राइबोसोम उस पर आसानी से बाइंड कर पाता है, और स्टेबिलिटी भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये आपका एमआरएनए है, और इस प्री एमआरएनए में आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज पॉली ए टेलिंग की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप ये जो पॉली ए टेल देख रहे हैं, ये किसके थ्रू हुआ, पॉलीमरेज ए है। और इस पॉलीमरेज ए के साथ में काम करने के लिए यहाँ पे CSTF फैक्टर है, CPS फैक्टर है, तो इनका यहाँ पे फुल फॉर्म आपको दे रखा है, क्लीवेज एंड पॉलीमरेजाइजेशन फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड पॉलीमरेजाइजेशन बाइंडिंग प्रोटीन। ये 3 आपके कंपोनेंट होते हैं, और इन तीनों कंपोनेंट से मिल करके बेसिकली पॉलीमरेज ए क्या करता है, विदाउट टेम्पलेट का ही ढेर सारे एडेनिन ग्रुप को क्या करता है, ऐड कर देता है। इसी प्रोसेस को आप 3 प्राइम पे टेलिंग के नाम से जानते हैं या पॉली एडेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इनका आपसे जो सवाल पूछा जाता है, ये फंक्शंस को लेकर के और किसके द्वारा होता है उसको लेकर के सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका मतलब पॉइंट है, दैट इज इंटरनल स्प्लाइसिंग का। इसको अगर आप देखेंगे तो डिटेल में बहुत लेंदी टॉपिक होता है, लेकिन आपके मतलब जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनके हिसाब से इनको हम यहाँ पे समझते हैं। प्रोसेस क्या है, सिंपल सी बात यही है कि जो भी नॉन कोडिंग वाले सीक्वेंसेस होते हैं उनको यहाँ से क्या करना, एक्सरसाइज करना, मीन्स निकालना, और जो भी आपके कोडिंग वाले सीक्वेंसेस होते हैं उनको फिर से क्या कर देना, जोड़ देना। तो मैकेनिज्म जो होता है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का, वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इंट्रॉन है। तो बेसिकली आपके यूकैरियोटिक के केसेस में देखा जाए तो टोटल 4 टाइप के इंट्रॉन स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म पाया जाता है। तो उन चारों टाइप में कौन कौन से कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे, ये आपको यहाँ पे एक समरी के फॉर्म में दे दिया गया है। GUAG इंट्रॉन्स जो होंगे, मतलब जहाँ पे आपको इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा कि ग्वानिन यूरेनिन होंगे या फिर एडेनिन और ग्वानिन होंगे, उनको आप GUAG इंट्रॉन बोलते हैं। इस टाइप के इंट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, बेसिकली न्यूक्लियर प्री एमआरएनए, मतलब जो हमारा मेन न्यूक्लियर का एमआरएनए होता है वहाँ पे इस टाइप के आरएनए इंट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं। या AUAC वाले इंट्रॉन्स भी कहाँ पे मिलेंगे आपको, दैट इज यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री एमआरएनए में। ग्रुप 1 यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री एमआरएनए में, ऑर्गेनेली आरएनए में एंड सम प्रोकैरियोटिक आरएनए में देखने को आपको मिलता है। ग्रुप 2 जो होगा ऑर्गेनस आरएनए में और सम प्रोकैरियोटिक आरएनए मिलेगा, ये आपको यूकैरियोट में देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद प्री टीआरएनए इंट्रॉन्स, ये आपको यूकैरियोटिक के न्यूक्लियर एमआरएनए प्री टीआरएनए में देखने को मिलेगा। तो मेन जो आपके लिए ज़रूरी है जानना वो यही है कि आपके यूकैरियोटिक के न्यूक्लियर प्री एमआरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं। GUAG या AUAC इंट्रॉन का जो टाइप है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कभी कभी आपसे मतलब किस टाइप का इंट्रॉन कहाँ पे पाया जाएगा, इसको भी लेकर के सवाल आपसे बन जाते हैं। तो GU और AG टाइप के जो इंट्रॉन है उनका स्प्लाइसिंग कैसे होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे कुछ रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं जिसको कि आप ट्रांस एस्टरिफिकेशंस के नाम से जानते हैं। तो 2 बार ये रिएक्शंस आपका परफॉर्म होता है और लैरिएट का फॉर्मेशन होता है। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि किस टाइप के इंट्रॉन स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म में लैरिएट का फॉर्मेशन होगा, जस्ट लाइक दिस वन। ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलता है, इसी को आप बोलते हैं लैरिएट फॉर्मेशन। तो ये आपको मिलेगा GUAG इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के टाइप में। स्प्लाइसिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे जिसको कि आप स्प्लाइसोसोम बोलते हैं। स्प्लाइसोसोम स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए और एक्सॉन को सेपरेट करने के लिए। तो ये SNRNA मीन्स स्मॉल न्यूक्लियर RNA होते हैं, इनके टाइप है U1, U2, U4, U4, U6। और SNRNP मीन्स प्रोटीन होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्रोटीन। तो SNRNAs और SNRNPs ये मिला करके आपके SNRNPs बोलते हैं, और ये आपके स्प्लाइसिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। U1, U2, U4, U5 एंड U6 ये आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, इन पर
नाम दिया गया है और ये बेसिकली है क्या, दैट इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन मिला करके एसएनआरएनपी मतलब का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्प्लाइसिंग में क्या करेगा, हेल्प करता है। कैसा है और किस तरीके से होता है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। ये प्री एमआरएनए है और इंट्रॉन का टाइप कैसा है, जीयू और एजी टाइप का। तो यहाँ पे आपको सिंपल से समझ में आ रहा है कि 5 प्राइम पे जी और यू है, मतलब ये अगर यहाँ पे कट होगा ये वाला और ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज 5 प्राइम। ये क्या कहलाएगा, 3 प्राइम। यहाँ पे अगर ये कट होगा तो ये क्या कहलाएगा, 5 प्राइम। ये क्या कहलाएगा, 3 प्राइम। ये स्प्लाइस साइट होते हैं और यही स्प्लाइस साइट पे आकर के स्प्लाइसोसोम क्या करता आएगा और कट करके इनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। जब ये कट करता है तो यहीं पे इस तरीके से ऐसे लेरिएट का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जस्ट लाइक हुक का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि आप लेरिएट के नाम से जानते हैं। तो जहाँ जहाँ कहीं पे भी जी यू ए जी यू पाए जाते हैं, वहाँ वहाँ पे ये साइट होती है कट करने की। स्प्लाइसोसोम यहाँ पर आता है, इसको कट करके बाहर निकाल देता है। बाकी ये सारे जो फ्रेगमेंट होंगे इनको फिर से क्या किया जाता है, एडअप किया जाता है। तो इस तरीके की प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग में या इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में, जी यू ए जी के टाइप के इंट्रॉन्स को लेकर के। तो यहाँ पे आप ओवरऑल देख सकते हैं कि कैसे इस स्प्लाइसिंग की प्रोसेस हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका जो चारों का मैकेनिज्म है काफ़ी लेंदी है और उस टाइप के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस बनते नहीं हैं कि उनके मैकेनिज्म से सवाल पूछा जाए। आपको इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के इंट्रॉन स्प्लाइसिंग हो सकते हैं और किस किस टाइप का इंट्रॉन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। ये फिगर आपको ये समझाने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उससे एमआरएनए जो कि मैच्योर एमआरएनए बन रहा है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही होती है। देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ लिख रखा है कि पहले क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पे कैपिंग होगी, फिर इसके बाद क्या होगा, आपका स्प्लाइसिंग होगा, फिर क्या होगा, पॉलीएडेनाइजेशन होगा। इसका ऑर्डर आप जरूर लिख लीजिएगा। 5 प्राइम पे पहले क्या होगी, आपकी कैपिंग होगी, फिर इसके बाद क्या होगा, स्प्लाइसिंग होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, आपका टेलिंग होगा। कभी कभी आपसे ये ऑर्डर ही पूछ देता है और मोस्ट ऑफ द टाइम पे दिमाग में कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि पहले कैपिंग होगी, फिर टेलिंग होगा, फिर स्प्लाइसिंग होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पहले कैपिंग, फिर इसके बाद स्प्लाइसिंग, फिर इसके बाद पॉलीएडेनाइजेशन मींस टेलिंग। यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाया भी जा रहा है कि बेसिकली ये क्या क्या चीज़ें हैं। ABCD का नाम ये आपको दे दिया गया है, सेगमेंट के नाम आपको दे दिए गए 1 2 3 4 इस तरीके से। सो बेसिकली यहाँ पे 7 इंट्रॉन्स हैं जो कि कट हो रहे हैं, मतलब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 1 पूरा 7 8 का 7 इंट्रॉन्स को यहाँ पे क्या किया गया, स्प्लाइस किया गया और इन सेगमेंटेड को फिर क्या किया गया, मतलब यहाँ पे ये पहले इस प्रोसेस से यहाँ पे पहले कैपिंग दिखाई गई और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या किया, स्प्लाइसिंग दिखाया गया। तो ये वाले जो पार्ट हैं आपके वो एक्सॉन वाले पार्ट हैं और ये वाले जो पार्ट हैं वो सब आपके क्या हैं, इंट्रॉन वाले पार्ट है। तो 7 आपके यहाँ पे इंट्रॉन है, सातों इंट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, आपके निकल गए। अब बचा क्या, आपके पूरे सेगमेंट बच गए किसके, दैट इज द कोडिंग वाले सीक्वेंसेस के। और फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पॉली एटेलिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए पॉली एटेल नहीं था, स्प्लाइसिंग होने के बाद फिर क्या हुआ, पॉली एटेल हो गया। तो यहाँ पे आपका 5 प्राइम पे कैपिंग, फिर इसके बाद पूरा का पूरा आपका सिर्फ ये एक्सॉन और फिर आपका पूरा पॉली एटेल। अब जा करके बेसिकली क्या बनेगा, ये मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर में भी वेरिएशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ बेसेस की संख्या बहुत ज़्यादा, देखिए 7700 बेस पेयर था और फाइनली जब बन करके यहाँ पर आया तो कितना बना, दैट इज़ द 1872। तो मतलब कि लगभग 6 टाइम मोर आपका पूरा एचएनआरएनए बनता है और उससे जो एमआरएनए बनेगा वो क्या हो गया, कम हो जाता है। हालांकि ये फिगर और डेटा अलग अलग प्रोटीन के लिए अलग अलग क्या करेगा, वेरी करेगा, लेकिन ये फिगर से आपको ये तो जरूर समझ में आ जाएगा कि एचएनआरएनए या जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उससे मैच्योर एमआरएनए बनाने में बहुत नंबर ऑफ बेसिस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। और इनका ऑर्डर क्या होता है, कैपिंग, टेलिंग और फिर इसके बाद स्प्लाइसिंग, या कैपिंग, स्प्लाइसिंग या टेलिंग, क्या ऑर्डर रहेगा, ये आपको ऑर्डर यहाँ पे बता दिया गया है। तो बेसिकली यूकैरियोटिक का और प्रोकैरियोटिक का आपने देख लिया कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे हो रही है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये फिगर आपको सिंपली यही समझाएगा कि बैक्टीरिया के केस में और यूकैरियोटिक केसेस में लोकेशन का क्या फ़र्क है और कौन कौन सी प्रोसेस कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। यहाँ पे अगर आप बैक्टीरिया केस में देखेंगे तो आपको पहले ही बताया था कि बैक्टीरिया के केस में एक साइड से आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है, साथ साथ में आपके ट्रांसलेशन भी हो रहे होते हैं। ऐसे ट्रांसलेशंस को आप कोड ट्रांसलेशंस के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अलग होती है। सेपरेट टाइम पे फिर क्या होगा, आपका ट्रांसलेशन होगा।
ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आप देखिए यहाँ पे कैपिंग दिखाया जा रहा है, फिर इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग दिखाई जा रही है, फिर क्या हो रहा है, पॉली ए टेलर को दिखाया जा रहा है। ये हो करके फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, तब जाकर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। तो दोनों में काफ़ी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ये यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शंस में के लिए कुछ पॉइंट हैं जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बेसिक आपके डिफरेंसेस होते हैं। जैसे बैक्टीरिया केस में अगर आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यूकेरियोटिक में देखेंगे तो आपको कहाँ मिलेगा, दैट इज द न्यूक्लियस में देखने को मिलता है। और कुछ आपके जो ऑर्गेन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं वहाँ पे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा, यहाँ पे 3 टाइप के होंगे। वहाँ पे सिग्मा फैक्टर होता है, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है। इस तरीके से यहाँ पे कैपिंग, टीलिंग और इंट्रांसप्लाइसिंग होती है, यहाँ पे नहीं होता है। ये सारे पॉइंट आपके समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ हैं दोनों की प्रोसेस में, मतलब कि बैक्टीरिया और यूकेरियोटिक के केसेस में ट्रांसक्रिप्शंस को लेकर के, ये दोनों जो होती हैं वो बेसिकली उन दोनों के केसेस में ही डीएनए क्या करता है, टेम्पलेट का काम करता है। और दोनों के ही केसेस में 2 डीएनए के स्ट्रैंड में से सिर्फ एक ही डीएनए के स्ट्रैंड पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, राइट। और इसके साथ साथ में दोनों में ही आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है। ये अलग बात है कि वहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए होता है, जबकि बैक्टीरिया के लिए 1 चाहिए होता है, राइट। तो इस तरीके से कुछ आपके यहाँ पे सिमिलरिटीज है जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो ये पूरा पीडीएफ पढ़ लेने के बाद आपको प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकेरियोटिक के ट्रांसक्रिप्शन से बहुत अच्छे तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी डिफरेंसेस का, एज वेल एज आपके सिमिलरिटीज का। सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक जो था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में, मीन्स कल की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपको जेनेटिक कोडॉन पढ़ाएंगे कि जेनेटिक कोडॉन क्या है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, ताकि आपको ट्रांसलेशंस के टाइम पे बनने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनको समझने में क्या हो, आसानी हो। सो बोबल हाइपोथेसिस क्या कहता है, जेनेटिक कोडॉन क्या होते हैं, ट्रांसलेशन क्या है, ये कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। सो आज के लिए इतना ही। होपफुली की चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जहाँ कहीं से किसी को डाउट होगा वो अपनी क्वेरी को पूछ सकता है कल की क्लास में। सो गुड नाइट टू ऑल।